नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज से हम मध्यकालीन बिहार देखेंगे और मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत पहला हमारा जो चैप्टर होगा वह है पालकाल। काल का जो टेन्योर है वह है 750 से 1175 एडी। पालकाल के अंतर्गत पहला हम जो शासक है उनको देखेंगे, गोपाल को। गोपाल के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह है यह इस वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो पहला तो यह, और दूसरा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इनके बारे में है कि ये पाल वंश जो है उसका संस्थापक है और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की थी, और यह विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ में है। अब हम आगे दूसरा जो शासक महत्वपूर्ण होते हैं धर्मपाल, इनके बारे में जानेंगे। धर्मपाल जो है इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वह यह है कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, और यह कहाँ है तो वर्तमान भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन तो इनके बारे में यह रहा। और इसके बाद इन्होंने एक और महाविहार की स्थापना किया था, सोमपुरा। तो सोमपुरा महाविहार की स्थापना इन्होंने किया था, और यह है वर्तमान बांग्लादेश में। और आपको बता दूं मैं कि यह यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है। जैसा कि आप अपने जीएस की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि विश्व विरासत स्थल की पहचान यूनेस्को द्वारा की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके द्वारा विश्व के जितने भी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है उनकी पहचान करके उनको एक अपना मान्यता प्रदान किया जाता है। तो सोमपुरा जो महाविहार है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि गुजरात के एक कवि हैं सोंढल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है, चूँकि इस समय पूर्व मध्यकाल में एक त्रिपक्षीय संघर्ष का जिक्र आता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीन वंश कनौज पे अधिकार के लिए आपस में संघर्षरत हैं। और पाल का जो प्रथम शासक है धर्मपाल, वो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, तो इस कारण यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने नालंदा महाविहार के लिए 200 गांव दान में दिए। दान माने अनुदान, ठीक है, कि भाई उससे उसका खर्चा पानी चले। नालंदा बिहार को 200 ग्राम। तो यह धर्मपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा। अब हम आगे देखेंगे देवपाल के बारे में। देवपाल के बारे में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह है कि जावा यानी इंडोनेशिया का एक शासक है बालपुत्र देव। यह देवपाल से नालंदा में एक बिहार की स्थापना का अनुमति प्राप्त करता है, और इन्होंने 5 गांव उसे अनुदान में दिया उस महाविहार जो बिहार का देखरेख करने के लिए। तो 5 गांव अनुदान में ये उस महाविहार को देखभाल के लिए ये देते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे महिपाल को। महिपाल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि इसे द्वितीय संस्थापक कहा जाता है।
और द्वितीय संस्थापक का मीनिंग यह है कि देवपाल के समय में पाल वंश एक समय में पतन की ओर अग्रसर होता है, और जो पाल वंश का सेकेंड टाइम पुनर्योदय होता है वह इसी महिपाल के समय में होता है। इसलिए महिपाल को द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और महिपाल के समय में ही राजेंद्र चोल का आक्रमण बिहार पे भी होता है, और यह बंगाल के आक्रमण अभियान के दौरान ही होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे रामपाल। रामपाल संभवतः इस वंश का अंतिम शासक होता है, और इसी के समय में कैवर्त का विद्रोह होता है। तो दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो यह इस वंश का अंतिम शासक है, और दूसरा कैवर्त का विद्रोह इसी के समय में होता है। पाल वंशीय शासक जो थे वो बौद्ध धर्म अनुयायी थे, तो इस कारण इस काल में बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक विकास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि इनके काल में धर्मा स्वामिन एक तिब्बत यात्री होता है, वह बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने हेतु आता है बिहार। उसके बाद मूर्तिकला का विकास होता है काफ़ी, और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ बनाई जाती है। इनके काल में एक साहित्यिक विद्या है और उसका काफ़ी विकास हुआ, वह है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति ये साहित्य का एक अलग विद्या है, उसके इनके कार्यकाल में काफ़ी विकास होता है। तो पाल वंश में बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक विकास काफ़ी देखने को मिलता है। हालांकि ये जो शासक थे वो सभी धर्मों को प्रश्रय देते थे, यानी धार्मिक सहिष्णुता इनके कार्यकाल में विद्यमान थी। यहाँ हिंदू देवी देवताओं का भी मूर्तिकला के अंतर्गत हम मूर्तियाँ पाते हैं। तो इस तरह से पाल वंश का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत कर्नाट वंश को। कर्नाट वंश, इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1098 से 1378 एडी। इसमें जो पहला शासक है महत्वपूर्ण वो है नान्यदेव। यह इस वंश के संस्थापक थे। पहला तो इन्फॉर्मेशन यह है इनके बारे में कि नान्यदेव इस वंश के संस्थापक हुए, और इनके एक पुत्र हैं वो कुछ समय के लिए बनते हैं शासक, वो है गंगदेव। तो दो इन्फॉर्मेशन इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ये इस वंश के संस्थापक हुए, और दूसरा जो है गंगदेव इनके पुत्र का नाम था। आपको मैं बता दूं कि कर्नाट वंश जो है तिरहुत क्षेत्र में अवस्थित था, और तिरहुत का अर्थ है वर्तमान मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल का क्षेत्र, दरभंगा मधुबनी जिसमें आता है, वो उस एरिया में यह पूर्व मध्यकाल में कर्नाट वंश स्थापित था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी, कर्नाट वंश की राजधानी वो था सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। आइए अब देखते हैं एक दूसरे शासक के बारे में इसी वंश के, और यह है नरसिंहदेव। नरसिंहदेव, इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उस समय इन्हीं के समकालीन बंगाल में सेन वंश का शासन रहता है, और ये जो है बंगाल के सेन वंश के शासकों से संघर्ष करते हैं। तो बंगाल के सेन शासकों से संघर्ष, तो इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि बंगाल के तत्कालीन इनके समकालीन बंगाल में सेन वंश का शासन
होता है और उस वंश के शासकों से इनका संघर्ष होता है। और इसमें इनको उस समय दिल्ली सल्तनत में तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका रहता है, तो उनसे तुर्कों का सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा शासक है राम सिंह देव। राम सिंह देव, इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि इनके कार्यकाल में तुगन का असफल एक आक्रमण इनके राज्य पे होता है। तो इनके कार्यकाल में, राम सिंह देव के कार्यकाल में, तुगन एक तुर्क सेनापति होता है, उसका एक असफल आक्रमण होता है, यानी वो असफल रहता है। और इसकी जानकारी जो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने हेतु तिब्बत के आते धर्मा स्वामीन आते हैं, उनकी रचना से प्राप्त होता है। उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो राम सिंह देव के कार्यकाल में तुर्क सेनापति तुगन का एक असफल आक्रमण होता है और धर्म स्वामीन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अंतिम शासक हैं हरि सिंह देव। हरि सिंह देव, तो इनके बारे में एक तो है कि यह अंतिम शासक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने इनको पराजित किया और ऐसे तो 1378 ईस्वी तक चलता है, इनका कार्यकाल 1335 में ही समाप्त हो जाता है। तो कुछ छोटे छोटे शासक हुए लेकिन वो वैसा प्रभावी नहीं हुए। ठीक है, और इनके का बारे में एक आध इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये समाज सुधारक थे। ठीक है, तो एक ये भी है। और एक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में यह है कि यह समय पंजी का विकास करते हैं। समय पंजी का विकास इनके कार्यकाल में होता है। ठीक है, और इस समय पंजी के विकास के कारण पंजीकारों का एक वर्ग उभर कर आता है, यानी एक आर्थिक समूह नया क्रिएट होता है, पंजीकार। जैसे आप देखेंगे कि कायस्थ एक जाति है जो एक खास पेशा से जुड़ी है, उसी तरह से पंजीकार का एक वर्ग आता है। इनके कार्यकाल में बहुत सारा स्मृति और निबंध की रचनाएं होती है। निबंध की रचना, और आज जो हम वर्तमान मिथिला का समाज देखते हैं, उस समाज का जो विशेषताएं दिखाई देती है उसका मैच्योर रूप इन्हीं के टाइम में देखने को मिलता है। तो हरि सिंह देव के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। अब इस तरह से हमारा ये चैप्टर कर्नाट वंश का कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।